अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होगे, खैरियत से होगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है बायोलॉजी के बारे में। उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की है कुछ मैंने, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो स्टूडेंट्स, आजकल जो बच्चे परेशान हैं वो शॉर्ट लिस्टिंग की वजह से परेशान हैं कि वो बायोलॉजी की शॉर्ट लिस्टिंग करें कैसे। देखिए, सबसे पहले तो आपने शॉर्ट लिस्टिंग ऐसे करनी है कि आपको जो चीज़ें आती हैं आपने वो छोड़ देनी है। जिन चीज़ों के बारे में आपको डाउट है कि ये एमसीक्यूज़ बन सकता है और आपको वो भूल भी जाता है, तो इस वजह से आपने उसको याद दहाने के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लेना है और बाद में जब आप कमरा इम्तिहान में जाओगे तो उससे पहले आपने पढ़ लेना है, ठीक है। ये बायोलॉजी की शॉर्ट लिस्टिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो अब आपको मैं आपके यानी कि ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है सेल स्ट्रक्चर चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। तो उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट जो आ सकती हैं। सेल वाल डिस्कवर किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अर्लियर देन प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट से पहले डिस्कवर किया था। सेलुलोज इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें नाइट्रोसेलोज है, रेयान टेक्सटाइल है, सेल फोन है, सेलोफोन है, प्लास्टिक इंड्यूरिंग सलॉइड्स हैं। उसके बाद पेपर मेकिंग है, ठीक है। मिडल लेमेला इसमें होती है दो सेल वाल के दरमियान, ठीक है। जो मिडल लेमेला का साइज कितना? 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी वाल फर्स्ट फॉर्म्ड बनती है उसका जो साइज होता है वो 1 से 3 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। जो प्राइमरी वाल है वो क्रिस्टलाइन भी होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव भी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल का जो साइज है 5 से 10 माइक्रोमीटर है, वो भी क्रिस्टलाइन होती है और स्ट्रॉन्गली ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ठीक है। इसमें जो साल्ट्स होते हैं वो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, सिलिका है एंड सेकेंडरी वाल। इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो है कि वो पूछ लेता है कि सेकेंडरी वाल में कौन सा साल्ट पाए जाते हैं। तो वो उनमें जो ऑप्शंस देता है तो उनमें वो पोटाशियम का ऑप्शन दे देता है करेक्शन के लिए, बाकी सब वो गलत देता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, मैंने कहा ये आपसे शेयर कर दूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसको याद रखना है। उसके बाद जो सेल वाल है वो ओवर एक्सपेंशन से आपको प्रिवेंट करती है सेल को। उसके बाद 1972 में जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बारे में सिंगर और निकल्सन ने प्रपोज किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो एक्सप्लेन किया था उसमें ये था कि मेम्ब्रेन इज लाइक सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। मीन कि उसमें एम्बेडेड है, ठीक है। और एम्बेडेड का मतलब होता है कि उसके अंदर धंसी हुई हैं। लिपिड्स जो है वो सी है, एक समुंदर है लिपिड्स का, उसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो फ्लोट मतलब कि उसमें धंसी हुई है उसके अंदर, मतलब कि उसके अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। सम प्रोटीन्स एक्सटेंड कम्प्लीटली थ्रू द डबल लेयर ऑफ लिपिड फ्रॉम वन साइड टू द अदर, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स इनको कहते हैं जो एक साइड से दूसरी साइड पर, ये देखें ना, थ्रू द डबल लेयर ऑफ लिपिड फ्रॉम वन साइड टू द अदर, उनको कौन सी कहते हैं? इंट्रिंसिक। जो प्रोटीन्स एक्सटेंड है एक साइड से दूसरी साइड पर, ठीक है। और जो एक साइड पे रहते हैं उनको कौन सी कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जैसे ये मैंने ओवर हाइट भी किया हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है। तो आगे आ जाता है लिपिड बाई लेयर मेक्स द लेयर डिफरेंशियल परमेबल अलाउ, ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पोलर थिंग्स, प्रिवेंट आयनिक मटेरियल। उसके बाद आता है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मेक इट सेलेक्टिवली परमेबल, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को आपने ये याद रखना है कि ये हमेशा रिसेप्टर्स होती हैं, ठीक है। इसका भी एमसीक्यूज पूछ लेते हैं कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या होती हैं, तो आपको ऑप्शन देगा तो उनमें से रिसेप्टर्स भी होगा तो आपने उसको टिक करना है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आपको बताता चलो इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इंटेग्रल प्रोटीन्स परमिएजेस रेगुलेट डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, ठीक है। अब इसमें 2 लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये जो लिपिड की लेयर्स हैं ये किसने डिस्कवर थी? थी गोल्टर एंड ग्रेंडर ने 1925 में। ये इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है लेकिन अगर आपने याद रखना हो तो कर सकते हैं। लिपिड बाई लेयर कवर्ड विद प्रोटीन एंड प्रोटीन पोर्स, ठीक है। 1935 में इसने J.F. डेनल और डेवसन ने इसकी स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में लिखा भी होगा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि किसने किया था? प्रपोज्ड 1959 में रोडेक्सटेसन ने, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोवाइड्स HRS मतलब क्रोमोसोम रिसेप्टर साइट्स, ठीक है।
नर्व इम्पल्सेस रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजेंस, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का काम है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पिनोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स, ले लिखा हुआ है। सेल सरफेस मेकर्स भी हैं। ये जो हाईलाइट्स किए हुए हैं ना पॉइंट, ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने ये वाला हाईलाइट किया है, ये किया, ये किया, ये किया है, यहाँ पे ये इन चीज़ों का आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्यूरेट याद रखना है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशियस मेम्ब्रेन्स जो हैं, वो क्या करती हैं, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स करते हैं, एक्सक्रीट वेस्ट करती हैं, ठीक है, सेल से बाहर निकालती हैं वेट्स। और उसके बाद इसके काफ़ी सारे फंक्शंस लिखे हैं, वो आपने पढ़ लेने हैं। नीचे SCR मेक लिपिड्स फ्रॉम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल absorbed in gut and passes then to गोल्जी बॉडीज, ठीक है। जो होता है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिपिड्स बनाता है फैटी एसिड से एंड ग्लिसरॉल ऑब्जर्व करता है गट में, और वो गोल्जी बॉडीज को ये सेंड कर देता है, ठीक है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, उसका भी एमसीक्यू एक मशहूर एमसीक्यू है कि सेल मेम्ब्रेन जो है, जो कि क्या है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनती है, ठीक है। वो एमसीक्यू आता है कि वो किस चीज़ से बनते हैं। उसका ऑप्शन होते हैं कि कभी कभार तो आ जाता है कि कभी कभार आ जाता है कि उससे बनती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कभी इसका पूछ लेता है कि गोल्जी बॉडी से। तो आपने जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो इसका लगाना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं जो प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए प्रोड्यूस होती हैं, जो सेल के अंदर यूज होती हैं, वो प्रोड्यूस करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और उसके बाद राइबोसोम्स आ गए। राइबोसोम्स का 20 नैनोमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। और इसके बाद राइबोसोम्स का मैं आपको बता दूं कि जो राइबोसोम्स का साइज है वो प्रोकैरियोट्स में होता है 70 और यूकैरियोट्स में 80 होता है, ठीक है। और उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ गए हैं, वो consists of units called डिट्रोसोम्स फाउंड बाय बंडल्स ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का आपको पता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन्स हैं उनको सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाम जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, गोल्जी बॉडीज का, वो डिक्टोसोम्स ही है, ठीक है। जो लिखा हुआ डिक्टोसोम्स, डिक्टोसोम्स की 2 फेजेज हैं, सिस और ट्रांस, ठीक है। जो सिस होती है वो हो गई है फॉर्मिंग फेज, और जो ट्रांस होती है वो है मेच्योरिंग फेज, ठीक है। जो सिस है वो क्या है, फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग फेज, ठीक है। जो ट्रांस है, ट्रांस मीन के वो क्या है, मेच्योरिंग फेज, ठीक है, मेच्योरिंग फेज। और इसके अलावा अगर आपको बता दूं कि जो सिस है वो क्या है जी, कन्वेक्स, क्या है उसका, कन्वेक्स, ठीक है। और जो ट्रांस है, ट्रांस कौन सी है जी, उसको हम कहते हैं कनकेव फेस। कौन सी फेस, कनकेव फेस, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें नीचे बताया गया है समटाइम्स पॉलीसेकेराइड में भी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्जी बॉडीज, गोल्जी apparatus add surface area to the cell membrane, ठीक है। दे आर वेरी abundant in प्रोकैरियोटिक फैक्टिक सेल्स। उसके बाद इसमें लिखा गया है प्रोक्सिसोम्स 0.5 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। ये दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है। और प्रोक्सिसोम्स जो हैं वो ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं, वो डेंस होते हैं लाइसोसोम्स से, ठीक है। जो प्रोक्सिसोम्स हैं, ये प्रोक्सिसोम्स दरअसल लाइसोसोम्स की ही एक मेच्योर फॉर्म है, ठीक है। लाइसोसोम्स बनते हैं शुरू में, और ये जो प्रोक्सिसोम्स है इसकी मेच्योर फॉर्म इसको कहते हैं। ये भी एक माइक्रो बॉडी है, प्रोक्सिसोम्स, ठीक है। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें सबसे पहले जो है वो ग्रेन्यूल्स में देखा गया, न्यूक्लियस सेल 1856 में और 1850 में, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस आ जाता है। न्यूक्लियस का कितना डायमीटर है, 10 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था 1831, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म में कोलाइडल मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं एंड आयंस है। और इसमें पिकॉन और इसके बाद बैक्टीरिया आ जाता है, स्मॉलर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स है बैक्टीरिया, एंड सेक्सुअल मेथड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन
पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है, इसके बारे में आपको नीचे लिखा हुआ है, आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आता है